हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आगे का पार्ट लाए हैं, जिसमें हम साइंस को और इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ जो लास्ट वीडियो में हमने वर्ब्स को शुरू किया था, तो आज हम वर्ब्स को कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे, इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम्स किए थे, फ्रेज वर्ब्स किए थे और वोकेबुलरी की थी, आप उसको पढ़ रहे हैं और उसको डेली याद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसा पार्ट है कि जिससे 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उसी पार्ट से। तो आप उसको अच्छी तरीके से करते रहिएगा। आज का जो आगे की वो चीज़ें होंगी वो मैं दोबारा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, कैटालिसिस से शुरू करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है उसके सरफेस के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही होती है, जो रिएक्शन होती है, वो होती है एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए। एक है, मैं बात कर रही हूँ एडजॉर्प्शन, और दूसरा मैं बात कर रही हूँ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, मतलब डी जहाँ पे यूज आता है वो क्या होता है, जब किसी मैटर के सरफेस के ऊपर सिर्फ ऊपर ऊपर की जो सतह है वहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो घुस जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसका आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि कोई दीवार है आपकी, आप दीवार को पेंट करते हैं तो वो ऊपर के सरफेस पे वो जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, घुस जाते हैं। बट जब आप उस दीवार को तोड़ के देखेंगे तो अंदर से आपको ईंटें ही मिलेंगी, क्योंकि वो पेंट जो है वो अंदर तक नहीं घुसा है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का एग्जांपल हो गया आपका एडजॉर्प्शन का। वहीं पे दूसरा फिनोमिना आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आप अंदर तक किसी चीज को सोख लेते हैं तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे कि कॉटन है, अगर मान लीजिए कई ब्लड है, आप किसी को चोट लगी तो आपने क्या किया कि कॉटन जो है उसको उसके ऊपर लगा दिया और वो ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो जो कॉटन होती है वो पूरी ही जो ब्लड से है वो भर जाती है। तो वो जो कॉटन ने खून को अंदर की तरफ सोखा, वो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। और अगर वो खाली ऊपर के सरफेस पे रह जाता तो वो क्या हो जाता, एडजॉर्प्शन हो जाता। तो आई होप ये दोनों फिनोमिनन आपको क्लियर है, और अगर आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम में तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो मेन पार्ट है इसका, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईपीएफओ में, वो है कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस क्या होती है, वो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है जो किसी कैटालिस्ट के थ्रू कराई जाती है। तो इसका आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लाइफ का देती हूँ कि जैसे कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये जो पढ़ाई है आपकी, ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, वो क्या हो गया, आपका कैटालिस्ट हो गया। ठीक है, अब जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया उसके साथ साथ जो है मैंने आपको एक दो मोटिवेशनल वीडियो भी दे दी, तो उससे क्या हुआ, आपका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन था, मतलब जो आपकी पढ़ाई आप कर रहे थे उसका रेट एकदम से बढ़ गया, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई। तो मेरी जो वीडियोज़ है, मेरी जो मोटिवेशनल वीडियोज़ है, वो क्या हो गई, आपके लिए एक कैटलिस्ट हो गई, जिससे आपका कैटालिसिस मतलब आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका केमिकल रिएक्शन है, वो बढ़ गया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज कैटालिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है कि जो कैटलिस्ट होगा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो बढ़ा देगा, बट वो खुद किसी परमानेंट चेंज के अंदर नहीं जाएगा। मतलब मेरी मोटिवेशनल वीडियो से जो है आपका स्टडी जो पैटर्न था वो बढ़ गया, बट मेरे ऊपर उस वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि मेरी वीडियो अनचेंज रही, वो ऐसी की ऐसी चलती रहेगी, बट आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ गया। तो ये क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया। जो टर्म था कैटालिसिस, वो सबसे पहले 1836 में ब्रेजिलियस ने दिया था। और यहाँ पे दो क्लासेस ऑफ कैटालिसिस होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखिए, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, जैसे कि मेरी वीडियो हो गई। वहीं पे क्या हुआ कि फ्रेंड की पार्टी है, आप जाके खूब सारी मौज मस्ती कराए और उस दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, तो उससे क्या हुआ, आपका जो केमिकल रिएक्शन मतलब जो आपका स्टडी रूटीन था वो डिक्रीज हो गया, आज की पढ़ाई आपकी मिस आउट हो गई। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो पार्टी हो गई वो आपकी क्या हो गई, नेगेटिव कैटलिस्ट हो गई, जो कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। देखिए, अब एक सिंपल सी चीज कि
एक आप रिएक्टेंट, आप बैठे हैं, आज आपकी पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई, ठीक है, पूरे दिन, वहीं पे आके आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वही 24 घंटे आपके पास है, वही बुक आपके पास है, पर कहीं जो है आपको एक ऐसी स्टडी वीडियो मिल गई जिससे कि आपको जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था वो आपको समझ आ गया, और आपने उस जो 2 घंटे में आप पढ़ाई करते थे उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया, मतलब कि आपने एक अलग रिएक्शन दिखा दी। तो यहाँ पे बेसिकली इंड्यूस कैटलिस्ट जो होता है उसका वही काम होता है। यहाँ पे जो एक रिएक्टेंट होता है, मतलब वो जो एक वीडियो थी जो आपने देखी, वो रेट ऑफ अदर रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, कि जो आपका नॉर्मल स्टडी रूटीन चल रहा था उसको उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। और यहाँ पे ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये नहीं होता, ये नहीं है कि डेली आपको वो वीडियो मिल जाती है, आपको किसी एक दिन मिल गई बस, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूस कैटालिसिस कहा जाता है। ये तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल बता दिया। अब आगे हम देखते हैं एक साइंटिफिक एग्जांपल। तो देखिए, सोडियम आर्सेनिक का जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन होता है, वो कभी भी एयर के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होता। बट जब आप इस सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सल्फाइड मिला देंगे तो वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे सल्फाइड क्या हुआ, वो एक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट हुआ जिसने कि एक केमिकल रिएक्शन को कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग के बारे में। आप जो है सोशल मीडिया यूज़ करे जा रहे हैं डेली की डेली, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे फेसबुक इंस्टा चला रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ जो आपकी केमिकल रिएक्शन को रोक देगी, आपकी सोशल मीडिया, आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो आपकी कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाएगी। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको हम कैटालिटिक पॉइजनिंग कहा जाता है, जिससे कि आगे जो रिएक्शन है, आपकी पढ़ाई जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगी, रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो पाती ड्यू टू पॉइजनिंग, तो उसको हम कैटालिटिक पॉइजनिंग कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो एंजाइम की सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझने की, एंजाइम्स है क्या। देखिए, हम अभी तक कैटलिस्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट है ये हमने केमिकल रिएक्शंस में देखे। अब हम सबको पता है, बेसिक साइंस की चीज़ है कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। हम खा पी रहे हैं, वो भी अंदर जाके जो डाइजेस्ट हो रहा है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है आपका, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक ऐसी चीज़ जो आगे रिएक्शंस को करती है, उसको एक साइंटिफिक टर्म में फॉर लिविंग बीइंग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। क्योंकि बायो टर्म किसके लिए होता है, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए होता है। तो जब एक लिविंग बीइंग के अंदर जाके कोई कैटलिस्ट बायो रिएक्शन करता है तो उसको हम बायो कैटलिस्ट कहेंगे। इसको बायो कैटलिस्ट को वर्ड को ना यूज करके एक इसको स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया है और वो है एंजाइम। बस ये है एंजाइम, स्पेसिफिकली ये कैटलिस्ट ही है, बस ये लिविंग बॉडी के अंदर काम करता है। यहाँ पे आपको क्या पॉइंट याद रखना अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो एंजाइम है वो किससे बना हुआ होता है। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये इवन पीएमटी में भी पूछे जाते हैं, जो प्री मेडिकल टेस्ट नीट होता है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन इतना बेसिक हो जाता है, तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके पूछने के लिए। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप रट लीजिए बिल्कुल कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को किसी भी लिविंग सेल के अंदर कैटेलाइज करते हैं। इनका एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप होती है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि किस तरीके की शेप होती है। तो इसकी 3 डायमेंशनल शेप होती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो बनते किस तरीके से डिराइव्ड होते हैं। तो ये प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल टिश्यू जैसे कि पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास के अंदर प्रोटीज नाम का जो है एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे मैं नाम बताऊंगी आपको एंजाइम्स के। तो इस तरीके के जो है एंजाइम्स अलग अलग तरीके से ड्राइव होते हैं। अब जो है एक प्रॉब्लम आती है कि अगर एंजाइम हमेशा ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो काम क्यों नहीं करने लग जाता। जैसे ही हम कुछ करें वो तो पूरे दिन बायोकेमिकल रिएक्शंस ही करने लगेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे हम एक ग्राफ को देखते हैं। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज़ का। जैसे हम एक खाने की बात करते हैं, अभी हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं टेम्परेचर। तो एक चीज़ आप समझिए कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से बना है,
ठीक है। और हमने अपने साइंस के बेसिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि टेम्परेचर जो होगा वो इफ़ेक्ट करेगा कि किस तरीके से प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है या डीनेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर कभी भी कम होगा तो उस टाइम में जो एंजाइम एक्टिविटी होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ जाके जो है वो स्पेसिफिकली एंजाइम काम करने लगेगा, और वहीं पे जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब कि ये एक थ्रेशोल्ड था कि इतना टेम्परेचर चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए, जब आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एंजाइम क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है काम करने की वो लॉस कर देगा, वो डीनेचर हो जाएगा और फिर एंजाइम एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि चलो ये तो हमें पता चल गया कि लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़ें कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जिसमें जो एंजाइम है वो वर्क करता है, तो वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ये वाली टेबल मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के साथ जो है स्टडी कंटेंट भी वहाँ पे मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो PDF की डिमांड कर रहे हैं। गाइज मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है, और उसके साथ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरे जो ऑफिस आवर्स हैं वो भी शुरू हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस डाटा को मैनेज करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 3 से 4 वीडियोज़ आपके लिए लानी पड़ती है, तो मुझे वो डाटा साथ के साथ इरेज करना पड़ता है, वरना मेरा फ़ोन जो है वो पूरा भर जाता है उससे, और PDF बनाने का मेरे पास उतना टाइम बचता भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट स्टडी कंटेंट होगा ना आपके काम का, वो मैं वहाँ पे, जैसे कि ये वाली स्लाइड है, मैं इसको एज इट इज़ पिक्चर के फॉर्म में वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे पेस्ट कर दूंगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिए, रिवीजन के लिए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इतना प्लीज़ आपको भी एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की देखते हैं कि कौन से कैटलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल से हमको घी बनाना होता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पे निकल जो होता है, जो एक मेटल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर एक हैबर्स प्रोसेस होता है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि जो हैबर्स प्रोसेस होता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो हैबर्स प्रोसेस जो होता है वो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के अंदर जो है कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो यहाँ पे आयरन जो होता है वो यूज होता है, Fe मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन जो है वो यूज होता है, यहाँ पे मोलिडियम जो होता है वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है, ये अगेन यही इसी तरीके का फैक्ट है, जैसे हैबर प्रोसेस जो होता है वो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका प्लेटिनियम का जो पाउडर होता है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में बदलते हैं, पेप्टाइड्स में बदलते हैं, तभी उनका एंजाइम होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है पेट के अंदर प्रोटीन गया और उसका डाइजेशन शुरू हो गया। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, बायोलॉजी हमारी साइंस से रिलेटेड है और वो डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो हमारे कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन सीधा हमारे पेट के अंदर जाके होता है, मतलब 90% जो होता है प्रोटीन उसमें हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे जाके पेप्टाइड के अंदर बदल जाता है। तो प्रोटीन किस में बदलता है, पेप्टाइड के अंदर बदलता है, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बदलता है, तो पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में बदलता है। ये पॉइंट आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर कैसे बदलता है। अब आप देखिए अमीनो एसिड क्या है, 1 ईंट रखी, 2 ईंट रखी, 3 ईंट रखी, क्या बन गई, दीवार बन गई। ठीक है, ये जो दीवार बनी ये क्या है, प्रोटीन। ये जो ईंट हमने रखी ये क्या है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हम जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। जब हम प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जाते हैं तो हम उन प्रोटीन को दोबारा टुकड़े टुकड़े करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। तो बॉडी को जोन सी अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ कर लेती है और अपनी रिएक्शन को कर देती है। तो इस वजह से प्रोटीन का जो अमीनो एसिड में कन्वर्जन होता है उसको किसके थ्रू किया जाता है, इरप्सिन एंजाइम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज जो होता है वो इथेनॉल में बदलता है, जो
इथेनॉल जो इज़ अ काइंड ऑफ अल्कोहल, तो ये जो होता है जाइमेज एंजाइम के थ्रू होता है। वहीं पे स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदलता है। ये क्या हो गया आपका एक तरीके का डाइसैकेराइड हो गया, जिसको आगे वाली केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि डिटेल वीडियो आएगी, बस आपको अभी नाम याद रखना है। तो स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदलता है, किससे, डायस्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में। वहीं पर विनेगर जब हमको बनाना होता है केन शुगर को यूज़ करके, गन्ने को यूज़ करके, जब आप विनेगर को बनाते हैं, सिरके को बनाते हैं, तो उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट होता है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं बेसिकली बैक्टीरिया यूज होता है, डेट इज माइकोडर्मा एसेटी। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज की जब आप सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलते हैं, ये भी वही चीज़ है जो डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स की मैं बात कर रही हूँ, अभी ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम जो है उसको यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर जो दूध है उसको हम जब दही में बदलते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो यहाँ पे लैक्टेज दैट इज लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया यूज़ होता है। ये वाला क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ड और मिल्क वाला एग्जाम्पल पहले भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वहीं पर देखिए हमने देखा कि हैबर प्रोसेस किसके लिए था, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। वहीं पे आता है एक ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, जो कि नाइट्रिक एसिड की जो प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए यूज़ होता है। ये वाला पॉइंट याद भी रखेंगे। और यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनम यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। इसको मैं अभी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कोलाइड। देखिए यहाँ पे ये एक वो है, पानी है, ठीक है, पानी है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिए, चीनी के दाने डाल दिए, तो ये क्या बन गया, एक कोलाइड बन गया। तो एक कोलाइड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स जो होते हैं कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। चीनी का एग्जांपल मत लीजिए, चीनी को फिर आपको घोलना पड़ेगा। नमक का एग्जांपल ले लीजिए, तो नमक जो है वो आपको दिखेगा नहीं, और माइक्रोस्कोपिकली जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसके नमक के सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपको उस वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो नमक का पानी हो गया, ये क्या हो गया, आपका कोलोइड हो गया। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे जब आप उसको छानेंगे, बट ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। ये वाला पॉइंट आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। कोलेट्स का एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे फोम्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर जो मलाई होती है, मतलब जो फैट होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, ऊपर की मलाई हट जाती है पर हमें अंदर दिखता नहीं है, उसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स तब भी प्रेजेंट होते हैं। फोग हो गया, स्मोक हो गया, जैसे कि जो धुआं होता है उसके अंदर भगवान ने कितनी ही तरीके की जो होती है वो गंदगी होती है। ठीक है, वहीं पे जो फोग होता है, जो धुंध हो जाती है आपकी, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, कोलोइड सिस्टम के डेली लाइफ एग्जांपल हो जाते हैं। नेक्स्ट डिटर्जेंट आ गया, एरोजेल आ गया, ब्लड, पेंट और कॉस्मेटिक्स जो हैं, तो ये सारे एग्जांपल आप याद रखेंगे। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है चार ऑप्शन आपको देख के कि इनमें से कौन सा कोलाइड है या फिर इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं, जिसको टिंडाल इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक टॉर्च है, उसके सामने क्या रखे गए, तीन तरीके के मीडियम रखे गए, मतलब तीन अलग तरीके के सॉल्यूशंस रखे गए। एक तो नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल पानी रख दिया यहाँ पे आपने, जिसमें कि आपने जब टॉर्च को निकाला तो विजिबल नहीं हुई वो टॉर्च, मतलब आगे जो है वो लाइट पास नहीं हुई। वहीं पे आपने दूसरा ग्लास रखा और उसके अंदर आपने कोलोइड रखा। कोलोइड क्या था मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली कुछ और चीज़ें डिस्पर्स है, मतलब क्या हो गया, मिल्क हो गया। तो आपने देखा कि हाँ जो टॉर्च की लाइट है वो चली गई इस मीडियम से। वहीं पे आपने सस्पेंशन रखा। सस्पेंशन का क्या मतलब है, जो हमने मिल्क लिया उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमको दिख नहीं रहे हैं, पर वहीं पे अगर आप पानी के अंदर आटा मिला देंगे तो वो आटा तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, और सस्पेंशन से भी जब आपने लाइट को पास किया तो क्या हुआ, वो आगे पास हो गई। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ से जब ये पास हुआ तो ये इतना डायमीटर इसका था। ठीक है, मतलब यहाँ से निकला जब इतना डायमीटर था और यहाँ जब पहुँचा तो थोड़ा डायमीटर बढ़ गया। यहाँ से जब ये गया तो डायमीटर इतना था और जब यहाँ पे गया तो ये डायमीटर बढ़ गया। तो जब किसी मीडियम से कोई लाइट बीम पास होती है उसकी स्कैटरिंग होती है, मतलब वो फैलती है आगे जाके, उसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलोइड और सस्पेंशन। तो इसका ये जो पहले आप फिगर देखिए कि देखिए
ये पेड़ है, इसके पीछे से सूरज तो बस इतना ही है, पर आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा जो लाइट है वो क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो ये वाला क्या हो गया, आपका टिंडाल इफेक्ट हो गया, जो आपको पहाड़ों में और जो जंगल होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। यहाँ पे टिंडाल इफेक्ट में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ब्लू लाइट होती है वो मोर स्ट्रॉन्गली स्कैटर्ड होती है देन कंपेयर टू रेड लाइट। इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लू कलर दिखता है समटाइम हमको स्मोक के अंदर, मोटरसाइकिल्स के थ्रू, जहाँ पे देखिए आपने देखा होगा ना कि कोई लाइट डिस्पर्स हो रही होती है तो छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, और जो मोटरसाइकिल से ये जो लाइट आती है, और यहाँ पे जितना भी पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर वो दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है टिंडाल इफेक्ट के अंदर। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली आपको ये सिंपल सा समझना है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग मोशन दिखाते हैं। तो आपको बस ये टर्म याद रखना है कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या फिर जिगजैग मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे ये तरीके की मूवमेंट दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड को। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ पे आप देखिए सारे पार्टिकल्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, पर तभी क्या हुआ, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जो अपोजिटली चार्ज था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो वहाँ जाके इकट्ठे हो गए। तो ये वाला जो फिनोमिना हुआ कि सारे पार्टिकल्स बिखरे हुए थे, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के ऊपर एक अपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल था वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इमल्शन के बारे में। इमल्शन जो होता है वो इस तरीके का कोलाइडल मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स जो प्रेजेंट होते हैं पर वो नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बटर हो गया, बटर जो होगा उसके अंदर जो भी होते हैं मतलब कि लिक्विड्स होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होती। मेयोनीज हो गई आपकी, सैलेड की जो ड्रेसिंग्स होती है, सैलेड सॉसेज होती हैं, मॉइस्चराइज़र है, मिल्क है, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इमल्शन को देखते हैं तो इमल्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहली बात तो कि आप पानी के अंदर जो है वो तेल डाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप तेल के अंदर पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑयल इन वाटर हो गया और यहाँ पे वाटर इन ऑयल हो गया। तो ऑयल इन वाटर में क्या हो गया, डिस्पर्स फेस, मतलब डिस्पर्स फेस को आप ऐसे समझिए कि फेस वर्ड आ रहा है मतलब कि वो थोड़ा है, और मीडियम अगर वर्ड आ जाएगा या फिर कॉन्टिन्यूस फेस वर्ड आ जाएगा मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में कॉन्टिन्यूस फेस या फिर डिस्पर्जन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और थोड़े अमाउंट में हमने क्या डाला है, ऑयल डाला है। तो यहाँ पे आप ये देखिए ये जो येलो येलो आपको क्या दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है, और ब्लू कलर का क्या है, वाटर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इमल्सिफाइंग एजेंट के जो कि ऑयल इन वाटर में काम करेंगे, वो हो जाएंगे गम हो जाएगा, अकेशिया होगा और ट्रेगाकैंथ हो जाएगा। तो एक गम को आप मान के चलेंगे, सॉरी मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जो पार्टिकल्स थे वो डिस्पर्स थे, ठीक है, बट क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है उसकी प्रॉपर्टीज लॉस हो गई। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपने अप्लाई कर दिया तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो गए, बट हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो जो सोल्यूशन है वो कोलोइडल नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इमल्शन को हेल्प करते हैं कि वो स्टेबल रहें, और उनका जो कोलेजन होता है मतलब कि वो जो इकट्ठे होते हैं एक जगह जाके वो ना हो सके, ये उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होंगे, ऑयल इन वाटर में मतलब कि पानी के अंदर ये जो तेल होता है उसको एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे कि गम अकेशिया हो गया या फिर ट्रेगाकैंथ हो गया। एग्जाम्पल जो हो गया यहाँ पे मिल्क हो गया। मिल्क में आप ये देखें कि जो मलाई होती है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, अगर वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी को फैट कैसे मिलेगा, हेल्दी फैट कैसे मिलेगा। इस वजह से वो कुछ ना कुछ जो होता है ऊपर एक मलाई की सतह आ जाती है बट अंदर फिर भी फैट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट्स उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर इन ऑयल के बारे में। तो वाटर इन ऑयल मतलब कि हम तेल के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो डिस्पर्स फेस क्या हो गया, वाटर हो गया, और कॉन्टिन्यूस फेस क्या हो गया, ऑयल हो गया। एग्जांपल यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट के हो गया वूल फैट हो गया, रेजिन्स हो गया। ठीक है, और एग्जांपल आप देख लीजिए कोल्ड क्रीम हो गया, जैसे कि कोल्ड क्रीम जो होता है
अगर आप उसको स्टोर करके रखेंगे, बहुत दिन यूज़ नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो वो होता है नीचे बेस होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ऊपर हल्का हल्का लिक्विड आ जाता है। तो वो बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर इन ऑयल होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चीज़ को देख लिया। फ्लक्चुएशन बस आप एक समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो आपस में आके जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे आके जुड़ गए, तो हम उसको फ्लक्चुएशन मतलब ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को देख लेते हैं। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, तो इस वजह से ये वाले जो है स्लाइड है ये मैं एज इट इज़ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप इसको वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो इंग्लिश को शुरू करने से पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज हम आपके लिए ला सके, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं, इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। हमने वर्ब डिस्कस की थी बेसिकली, जो पिछली वीडियो है मेरी, जो स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए, EPFO रिवीजन सीरीज़ के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो वो हमने देख लिया था अच्छा खासा, माइट मस्ट सब कुछ क्लियर कर लिया था। आज थोड़ा सा बच गया था तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, वुड से शुरुआत करते हैं आज हम। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वुड है वो किस वजह से यूज़ होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, विल की। ठीक है, तो अब हम जो भी वुड को यूज़ करेंगे तो हम एक पास्ट एक्शन को बताएंगे। ठीक है, तो वुड जो होता है वो हमेशा बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ यूज़ होगा, और वुड उस सिचुएशन में यूज़ होगा जब हम किसी पर्सन की पास्ट एक्टिविटीज़ को, हैबिट्स को बता रहे हैं जो कि अब नहीं रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी जो हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो आप वो 4 बजे उठ के पढ़ना बंद कर देंगे, बट आपकी पहले तो हैबिट थी ना 4 बजे उठ के पढ़ने की। तो यहाँ पे जो रिपीटेड पास्ट एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जब हम बताते हैं जो कि अब प्रेजेंट में नहीं हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको एक फ़र्क याद रखना है, हमें जो वुड यूज़ करना है वो हमेशा हैबिट के ऊपर करना है, जो उसकी आदत थी, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में नहीं। मतलब एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़े, वो क्या हुई, आपकी एक सिचुएशन हो गई, उसके लिए आप वुड यूज नहीं करेंगे। पर आप डेली सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, वो आपकी हैबिट हो गई, तो वहां पे आप वुड को यूज करेंगे। तो ये फर्क जो है वो आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल देख लिया, तो वुड जो है वो नहीं यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी वुड हैव बेबी टीथ, तो उसको बेबी टीथ जो थे, मिल्क टीथ जो थे, वो एक सिचुएशन थी उसकी, तो यहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वुड को यूज़ करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, कि जब क्वेश्चन टैग आ जाता है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि टू एक्सटेंड एन इन्विटेशन, जब आप किसी को इन्विटेशन देने जा रहे हैं तो वुड को कैसे यूज़ किया जाएगा, वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी, कि क्या आप मेरी पार्टी में आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये पहले की स्टेटमेंट हो रही है, पहले बोला हुआ है। टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू बी एबल टू सेंड दिस फॉर मी, कि क्या आप मेरे लिए इसको भेज देंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये नहीं है स्पेसिफिकली कि हम पास्ट हैबिट्स को बता रहे हैं, वो एक रूल था, अब ये अलग रूल्स है कि जिसमें हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे जब आपको किसी से परमिशन चाहिए होती है, वुड आई एबल टू गो होम अर्ली, कि मतलब मैं ऑफिस में हूँ, मेरे को पता है कि मैं क्या घर जल्दी जा सकती हूँ, मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, तो टू आस्क फॉर परमिशन, वुड आई एबल टू गो होम अर्ली। नेक्स्ट इज टू आस्क फॉर प्रेफरेंसेज, जैसे कि वुड यू लाइक कॉफी, टी और जूसेस, तो आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं दूसरे पर्सन से कि आप क्या लेना चाहते हैं, आप जूस लेना चाहते हैं, टी लेना चाहते हैं, कॉफ़ी लेना चाहते हैं, और आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जैसे वुड फ्राइडे एट 3 PM वर्क फॉर यू, तो आप किसी को जो है वो टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि 3 बजे का टाइम आपके लिए सही रहेगा ना, तो आप किसी के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वुड जो है वो आपके लिए यूज़ होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, कल जो है वो वीडियो 2 बजे तक आएगी और फिर सीधा 8 बजे आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे वर्किंग आवर्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, मेरे इवनिंग के वर्किंग आवर्स हैं, मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो इंस्टीट्यूट में, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ घर पे, और मैं घर पे 8 सवा 8 बजे तक ही वापस आऊँगी, आते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, पर वो 6 घंटे का गैप जो है वो रहेगा, तो आप उसमें रिविज़न कर लीजिए, कुछ और पढ़ लीजिए। तो सिर्फ कल ही ये रहेगा, सैटरडे संडे का मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल नहीं आया है कि क्या टाइम टेबल रहेगा, पर वीडियो उसी तरीके से जो है अरेंज हो जाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि वुड तो हमने डिस्कस कर लिया कि शुड और जो वुड होता है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो शुड जो होता है वो बेसिकली बताता है जब हम लाइकिंग की, जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उस चीज़ के वर्ब्स को जब हम लिंक करते हैं तो हम शुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लव हो गया, लाइक हो गया, टू बी ग्लैड, बी इंक्लाइंड, केयर, प्रेफर, तो ये क्या हो गई, एक तरीके की फीलिंग्स हो गई किसी पर्सन की पसंद करने की। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। जैसे आई शुड लव टू मीट यूर न्यू फ्रेंड, तो मतलब मेरे को बहुत खुशी होगी तुम्हारे नए दोस्त से मिलके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शुड हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी एक फीलिंग को बता रहे हैं। आई शुड बी ग्लैड टू बी ऑफ सर्विस, मतलब कि मेरे को खुशी होगी अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी फीलिंग्स हो गई। नेक्स्ट हम वुड जो है, वुड के लिए हम एक तरीके से जब हमें कोई अपना एक ओपिनियन, अपनी कोई जो सोच होती है वो एक्सप्रेस करनी होती है, बट आपको डाउट है कि पता नहीं ये चीज़ है या नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पता नहीं यार सैटरडे संडे को जो मुझे क्लास देने जाना है उसकी टाइमिंग सुबह की है या शाम की है। तो मैं एक अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको कि हाँ ये है, बट मुझे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपिनियन विद डाउट। जैसे कि गैस, सपोज, इमेजिन, थिंक, से, तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड यूज़ होगा। आई वुड इमेजिन दैट ही इज़ वेरी ओल्ड, मतलब कि मैंने सोचा था कि वो बहुत बूढ़ा है। आई वुड थिंक इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे लगता है कि ये टाइम की खराबी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके वुड्स आगे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मोस्ट स्टूडेंट्स को आते होंगे, बट बिगिनर्स भी हैं यहाँ पे कुछ, तो इस वजह से मैंने इसको किया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो ये वर्ड्स होते हैं इनका पास्ट टेंस क्या होता है, इस वजह से मैंने डाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जो हमने कैन, विल, शैल में पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था उसके लिए। तो कैन जो होता है उसका जब हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं तो वो गुड हो जाता है, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। तो इनको आप यूज़ करेंगे। वर्ब वाला चैप्टर, नाउन वाला चैप्टर, एडवर्ब वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एरर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो यहीं से कवर होगा आपका, और यही रूल्स आपको उसके लिए याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो शुड है उसको और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आप शुड यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट एडवाइस अबाउट समथिंग, तो आपको क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये जो चाहिए है ये क्या हो गया, आपका शुड हो गया। तो यहाँ पे एडवाइस क्या है, आई थिंक यू शुड, ठीक है, हाँ मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी वर्ब है, मतलब कि जो भी काम है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, आप कभी भी जो है यू के साथ शुडंट जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। आई थिंक यू शुडंट, ये वाला टर्म जो है वो नहीं यूज़ होगा वर्ब के साथ, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट आती है, उससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मार्केट में गए अपने फ्रेंड के साथ, शुड आई बाय द रेड शर्ट और द ब्लू शर्ट, मतलब आप उससे एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि यार मैं लाल वाली शर्ट खरीदूँ या मैं नीली वाली शर्ट खरीदूँ, ठीक है। तो आपका फ्रेंड जो है वो आपको क्या कहेगा, आई थिंक यू शुड बाय द रेड वन, मतलब कि आप, मुझे लगता है कि तुम्हें लाल वाली खरीदनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि उन्होंने रेड के साथ वन लगाया, जबकि उसने तो ये पूछा था कि रेड शर्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली वन कब लगाया जाता है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, जब हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए वन वर्ड यूज़ लगा देते हैं। तो यहाँ पे शर्ट की जगह क्या वर्ड यूज़ हो गया है, वन यूज़ हो गया, क्योंकि आप शर्ट वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते थे। उसी के साथ एक तो ये ओपिनियन हो गया आपका, ठीक है, आपने सीधा बता दिया कि भाई लाल वाली खरीद ले, ठीक है। दूसरा आप कंपेयर करके बता रहे हैं, क्योंकि आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नीली वाली खरीदूं या लाल वाली खरीदूं। तो आई थिंक यू शुड बाय द रेड शर्ट बिकॉज इट इज नाइसर देन द ब्लू वन। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करके बता रहे हैं दोनों के बारे में कि मुझे लगता है तुम्हें लाल वाली शर्ट खरीदनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है ब्लू वाली से, नीली वाली से। तो यहाँ पे अगेन जो है हम वन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। आ कंपेरेटिव कैन बी यूज टू गिव अ रीज़न फॉर योर एडवाइस, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं और शुड को यूज़ कर रहे हैं तो एरर में आप ये देखिए कि क्या वो रीज़न दे रहा है कि वो किस वजह से कंपैरिजन कर रहा है। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन का रीज़न उसने दिया है क्योंकि जो लाल वाली शर्ट है वो नीली वाली से अच्छी है देखने में, इस वजह से आपने यहाँ पे शुड यूज़ किया। तो ये वाले जो रूल्स रेगुलेशंस है आपको याद रखने हैं, एरर मेकिंग सेंटेंसेस में ये आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं ओट टू के बारे में। तो ओट टू कब यूज़ होता है? जब आपसे कोई एडवाइस मांगता है या आपको कोई रिकमेंडेशन देनी होती है, वहीं पे आप कोई एजम्पशन करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी से। जैसे कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर करते थे क्वेश्चंस का, तो मैं उनको क्या कहती थी कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपना पेपर जो है वो क्लियर ज़रूर करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन कर रही हूँ कि यार जो इतनी अच्छी तरीके से आंसर कर रहा है किसी क्वेश्चन को, तो उसके तो चांसेस है कि कंसेप्ट्स क्लियर और वो आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप एजम्पशंस को, एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के साथ, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? ओट टू यूज़ करते हैं। उसी के साथ जब एडवाइस और रिकमेंडेशन देते हैं तो आप ओट टू को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओट टू जो है, ओट नोट जो है वो कभी भी यूज़ नहीं होगा, यूज टू एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग, तो ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। यू ओट टू स्टॉप स्मोकिंग, तो आप एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि यार तुझे स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जिम ओट टू गेट द प्रमोशन, तो मतलब कि आप जो है वो बता रहे हैं कि जिम जो है उसको आगे जाके प्रमोशन मिलेगी, पर आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो ये एक्सपेक्टेड है प्रमोशन, क्योंकि वो जो पर्सन है वो इस प्रमोशन को डिजर्व करता है, तो वहां पे ओट टू आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं, दिस स्टॉक ओट टू इंक्रीज इन वैल्यू, तो ये जो स्टॉक है ये वैल्यू में बढ़ सकता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे ओट टू यूज होगा। वहीं पे एडवाइस जो है वो अगेंस्ट समथिंग, नोटिस देयर इज नो टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो है कह रहे हैं कि भाई आप ये मत करो, ठीक है। तो आप अगर नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ओट के साथ जो टू लगा करता था वो एलिमिनेट हो जाएगा, टू नहीं लगेगा, सीधा नोट लग जाएगा। मार्क नोट ड्रिंक सो मच, मतलब कि मार्क जो है वो इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट आ गया, तो टू जो था यहाँ से वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूज टू जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। यूज टू जो होता है वो हमेशा वर्ब के साथ यूज़ होगा, और वो ये डिनोट करने के लिए होगा कोई भी पास्ट की एक्शन या फिर हैबिट जो कि अब प्रेजेंट में नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो हो गई वो क्या होगी, आपकी वुड के साथ जैसा सही हो गया कॉमनली, ठीक है, कि पास्ट में कोई चीज़ हुआ करती थी बट अब वो नहीं हो रही है, डिसकंटिन्यूड एक्शन या हैबिट है, तो वहाँ पे हम यूज टू कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, शी यूज टू स्टडी वेरी हार्ड व्हेन शी वॉज इन यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी किया करती थी। आई यूज टू स्पीक फ्रेंच वेरी वेल बट नाउ आई कैन नॉट स्पीक इट वेल, तो मैं फ्रेंच जो था वो बहुत अच्छी तरीके से बोल लिया करता था बट अब मैं उसको नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, डू नॉट कंफ्यूज विद टू बी यूज टू प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो यूज टू है वो कभी भी नाउन के साथ, ये मैं आगे दिखा देती हूँ आपको, हाँ ये देखिए इस वाले में, ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पे ये वाली भी नहीं, जस्ट हाँ ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नीड है बट यहाँ पे हम यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे हमने जो यूज़ टू पढ़ा है उसको अगर हम वर्ब के साथ लगाएंगे तो जो टू है वो लगा रहेगा, ठीक है। बट जब आप यूज़ को नाउन टू के साथ लगाएंगे तो जो टू होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो नो, जैसे कि यहाँ पे तो नीड टू है पर हम अभी यूज़ टू देख के चलते हैं। तो नीड टू को वर्ब के साथ जब आप लगाएंगे, जैसे वर्ब क्या है, एक एक्शन है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट देखिए, आई नीड टू ईट अ सैंडविच, जैसे कि, और फिर उसमें बेसिकली यूज टू है तो पास्ट एक्शन बता रहा है, तो आई यूज टू ईट अ सैंडविच, मैं पहले सैंडविच खाया करता था, क्योंकि इस ईट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे जो है यहाँ पे यूज़ क्या हो जाएगा, आई यूज, यहाँ पे नीड आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नाउन लगाएंगे, कोई भी एक आप काम बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यूज वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यूज टू को हम किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव और क्वेश्चन टैग, तीनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस में जो है यूज टू कैसे यूज़ होगा, नॉर्मली यूज टू की फॉर्म में ही होगा। वहीं पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे उसमें डिडंट यूज टू, मतलब कि डिड नॉट आएगा, डू नहीं आएगा, डिड आएगा, ठीक है। ये वाला याद रखना है क्योंकि पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। और वहीं पे क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे डिड यू यूज टू, तो यहाँ पे यूज्ड नहीं आएगा, डी हट जाएगा, खाली यूज टू आएगा डिड के साथ। तो यही वाली चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली भी जो स्लाइड है मैं वहाँ पे डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड के बारे में। देखिए नीड जो होता है उसके दो रूल्स होते हैं बेसिकली, कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको बताने के लिए हम नीड को यूज़ करते हैं। नीड को जब भी हम किसी वर्ब के साथ यूज़ करेंगे तो नीड टू लगेगा, और जब हम नाउन के साथ लगाएंगे, मतलब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो खाली नीड आएगा। तो जैसे यू आर हंग्री,
आपसे कहा गया कि आप भूखे हैं, तो आप कहेंगे आई नीड अ सैंडविच, क्योंकि सैंडविच क्या हो गया, वो एक नाउन हो गया, एक वस्तु हो गई, एक चीज हो गई, ठीक है। वहीं पे आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे सैंडविच चाहिए क्योंकि मुझे वो खाना है, तो ईट आ गया, मतलब कि वर्ब आ गया, तो यहाँ पे आ गया आई नीड टू ईट अ सैंडविच, ठीक है। ये हो गया नीड का। नेक्स्ट देखते हैं डियर क्या होता है। देखिए, जब आप किसी को बताते हैं कि वो किसी से डरता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेयर हो गया, कि जैसे आप कहते हैं ना हाउ डेयर यू टू डू दिस, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तो ये क्या हो गया, आपका डेयर हो गया, कि टू शो दैट समवन इज नॉट अफ्रेड ऑफ समथिंग। एज अ मेन वर्ब जो है वो टू इसके साथ लगेगा, और जब आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वहाँ पे टू जो होता है वो ऑप्शनल है, वो लग भी सकता है या नहीं लग सकता। तो सिंपल जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आप जो है डेयर के साथ टू जरूर लगाएंगे, बट जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे और जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा उसमें टू लगाना आपके लिए ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। He is a man who dares to fight for his right। ये वो पर्सन है जो कि अपनी राइट्स के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है, वो क्या हो गया, डेयर हो गया। वहीं पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, he doesn't dare आस्क फॉर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप टू को लगा भी सकते हैं, ही डजंट डेयर टू आस्क फॉर मनी, या फिर आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ही डजंट डेयर आस्क फॉर मनी। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके सामने पेपर में आ जाए तो टू अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट गलत है, वो स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि ऑप्शनल हो जाता है आगे जाके टू लगाना। नेक्स्ट है डू यू डेयर टू बी ऑनेस्ट विद हिम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उसके साथ ईमानदारी से करो, क्योंकि वो पर्सन तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डेयर के साथ जो है वो टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वही है नीड वाला जो है आपका एग्जाम्पल आता है, और उसी के साथ जो हम वर्ब है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, इन सब की जो पिक्चर है मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी पोस्ट कर दूंगी। वीडियो को अपलोड करते ही आप उसका एक पेज मैं करूंगी, एक एक पेजेस जिस दिन इंग्लिश की वीडियो आएगी मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहूँगी। आप उनको पढ़िए, उनको डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो मेन बल्क है वो वहाँ से पूछा जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।